नमस्कार। आज तारीख है 22 अप्रैल 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? तो पहला आर्टिकल भारत के गैस और ऊर्जा संकट की जमीनी हकीकत पर बात करता है और कैसे कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी इसका एक स्थायी समाधान बन सकता है। दूसरा आर्टिकल शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले इनफॉर्मल वर्कफोर्स की स्थिति पर है, खासकर नोएडा के हाल ही के प्रोटेस्ट्स को लेकर। और तीसरा मुद्दा न्यायपालिका की जवाबदेही से जुड़ा है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे ने इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की कानूनी पेचीदगियों को जागर किया है। सही बात है। और चौथा और आखिरी आर्टिकल है चंद्रमा के संसाधनों पर कब्जे की होड़ और अमेरिका की भू राजनीतिक नीतियों का एक आलोचनात्मक विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत उस बुनियादी जरूरत से करते हैं जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाती है, यानी ऊर्जा। 2026 में हम जो एलपीजी संकट देख रहे हैं ना, उसके पीछे का आंकड़ा बहुत चिंताजनक है। बहुत ज्यादा। डेटा क्या कहता है इस पर? डेटा बताता है कि भारत अपनी कच्चे तेल की 88.6% जरूरतें आयात से पूरी करता है, मतलब बाहर से खरीदता है। बाप रे, 88.6%! ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इस साल एलएनजी का आयात 28 से 29 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। और आपको पता है 2047 तक देश की ऊर्जा मांग 3 गुना बढ़ जाएगी। हाल ही में हमने देखा कि मुंबई और बेंगलुरु में एलपीजी की इतनी भारी कमी हुई कि कीमतें 5 गुना तक बढ़ गई। वही ना। तो जब इतनी ज्यादा निर्भरता बाहर के देशों पर है तो क्राइसिस आना ही है। एग्जैक्टली। तो ये ऐसा है जैसे किसी बड़ी गाड़ी का इंजन पूरी तरह से बाहर से खरीदे गए फ्यूल पर चल रहा हो और जो सप्लायर है वो कभी भी वाल्व बंद कर सकता है। तो फिर इसका परमानेंट समाधान क्या है? देखिए, इसका समाधान आर्टिकल में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी बताया गया है। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। भारत में कृषि और जानवरों के कचरे से हर साल 62 MMT सीबीजी बनाने की क्षमता है। 62 MMT, ये तो हमारी जरूरत के हिसाब से काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। लेकिन हकीकत ये है कि अभी हमारे पास जो 132 प्लांट्स हैं, वो मिलकर रोजाना सिर्फ 920 टन ही बना रहे हैं। वेट, सिर्फ 920 टन, 62 MMT की क्षमता, और बन रहा है सिर्फ 920 टन? हाँ, और यही सबसे बड़ा एग्जीक्यूशन फेलियर है। सतात और गोबर्धन जैसी पॉलिसीज का विजन तो बहुत अच्छा है, उनमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं, पर सिस्टम जमीन पर फेल हो रहा है। पर फेल क्यों हो रहा है? अगर सरकार स्कीम्स चला रही है, इंसेंटिव्स दे रही है, तो डेवलपर्स कहाँ अटक रहे हैं? क्या बैंक्स उन्हें लोन नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बैंक लोन नहीं देते क्योंकि फीड स्टॉक सप्लाई चेन पूरी तरह से असंगठित है। फीड स्टॉक मतलब वो रॉ मटेरियल, राइट? कचरा और बायोमास। हाँ, कचरा और बायोमास। किसी भी सीबीजी प्लांट को लगातार चलने के लिए रोजाना सैकड़ों टन कचरा चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ किसान के खेत से या नगर निगम के कचरा घर से प्लांट तक बायोमास पहुंचाने का कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ही नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा, तो मतलब बैंक देखता है कि जब रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा लगातार तो प्रोजेक्ट डूब जाएगा, इसलिए लोन डिनाई कर देते हैं। एग्जैक्टली। इसे हाई रिस्क मानकर लोन नहीं मिलता। और दूसरी सबसे बड़ी बाधा है ऑफटेक गारंटी का ना होना। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अगर डेवलपर ने मेहनत करके कचरा इकट्ठा करके सीबीजी बना भी ली, तो इसकी क्या गारंटी है कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज उसे एक फिक्स्ड दाम पर खरीदेंगी ही खरीदेंगी? कोई गारंटी नहीं है। ओह, तो बिजनेस मॉडल ही सिक्योर नहीं है, एक अनिश्चितता बनी हुई है। बिल्कुल। इसलिए आर्टिकल सुझाता है कि एक नेशनल फीड स्टॉक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए। हर राज्य को अपने बायोमास की मैपिंग करनी होगी और सप्लाई की पुख्ता गारंटी देनी होगी। और साथ ही वो सिंगल विंडो क्लियरेंस भी तो जरूरी है ना, ताकि ये फाइल सरकारी दफ्तरों में महीनों तक अटकी ना रहे। हाँ, सिंगल विंडो सिस्टम बहुत जरूरी है। पर इसके अलावा एक और बड़ा दिलचस्प समाधान दिया गया है, नेपियर ग्रास जैसी ऊर्जा फसलों को उगाने का। नेपियर ग्रास, देखिए यहाँ मुझे थोड़ी आशंका होती है। अगर हम अपनी कृषि भूमि पर खाने पीने की फसलों के बजाय गाड़ियां चलाने के लिए घास उगाने लगेंगे, तो क्या ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं बन जाएगा? हम पहले ही इतनी बड़ी आबादी का पेट भरते हैं। आपका सवाल लाजमी है, पर इसका मैकेनिज्म ऐसे काम नहीं करता। आर्टिकल इस बात की वकालत बिल्कुल नहीं करता कि हम गेहूं या चावल की जगह घास उगाएं। अच्छा,
तो फिर क्या प्रस्ताव है? प्रस्ताव ये है कि कृषि भूमि के सिर्फ 2 से 3% हिस्से का इस्तेमाल किया जाए, और वो भी उन इलाकों में जहां फसल जरूरत से ज्यादा होती है, या उन मार्जिनल लैंड्स पर जहां आम खेती उतनी उपजाऊ नहीं है। ओ, मतलब जो जमीन पहले से उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, वहां इसको उगाया जाए। नेपियर ग्रास की खासियत क्या है वैसे? खासियत ये है कि इसमें बायोमास यील्ड बहुत ज्यादा होता है, इसे पानी बहुत कम लगता है, और एक बार लगाने पर कई साल तक कटाई की जा सकती है। अरे वाह! तो इससे न सिर्फ किसान को साल भर की फिक्स्ड आमदनी मिल जाएगी, बल्कि वो जो पराली जलाने वाली यानी स्टबल बर्निंग की समस्या है, उसका भी एक मार्केट बेस्ड समाधान निकल आएगा। बिल्कुल। और एक और फायदा है, इस प्रोसेस में जो डाइजेस्टेट यानी ऑर्गेनिक खाद बच जाता है, उसका अगर हम एक अच्छा मार्केट बना दें तो जमीन का पोषण वापस जमीन को मिल जाएगा। ये हुई ना बात सर्कुलर इकोनॉमी वाली। लेकिन देखिए, जब हम शहरों को और बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को चलाने की बात करते हैं, चाहे वो ऊर्जा के प्लांट हों या बिल्डिंग, तो हमें एक दूसरे विषय पर ध्यान देना ही पड़ेगा। हाँ, और वो क्या है? वो है हमारे असंगठित मजदूर, जो इन शहरों को अपने खून पसीने से बनाते हैं। लेकिन अक्सर विकास के इस मॉडल में उन्हें भुला दिया जाता है। अभी हाल ही में जो नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन हुआ, उसने इस मुद्दे को सामने ला दिया है। बिल्कुल। और आंकड़े देखें तो PLFS यानी पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा बताता है कि देश का 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। 90%? और सोर्स में एक बहुत गहरा पॉइंट है। उसमें लिखा है कि शहर अब औद्योगिक उत्पादन यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के केंद्र नहीं रहे, बल्कि वो सोशल रिप्रोडक्शन के केंद्र बन गए हैं। हाँ, ये टर्म सोशल रिप्रोडक्शन बहुत अहम है यहाँ। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं, तो पहले शहर एक फैक्ट्री थी जहां फॉर्मल इंडस्ट्रीज चलती थीं, लेकिन अब शहर खुद एक बड़ी मशीन बन गए हैं। और ये जो स्लम्स या इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं, ये उन मजदूरों के लिए सिर्फ एक चार्जिंग स्टेशन है। चार्जिंग स्टेशन, ये कंपैरिजन बहुत सटीक है। हाँ, मतलब एक मजदूर दिन भर शहर की आर्थिक मशीन का पहिया घुमाता है, अपनी सारी एनर्जी खत्म करता है और रात को इन स्लम्स में वापस आता है ताकि खुद को अगली सुबह तक के लिए किसी तरह बस दोबारा चार्ज कर सके, यानी किसी तरह सिर्फ जिंदा रह सके। और शहर इस चार्जिंग का खर्चा भी नहीं उठाता। अगर इस सर्वाइवल के आंकड़े को देखें तो 40% शहरी गरीब इन्हीं स्लम्स में रहते हैं, राइट। और अपनी छोटी सी आमदनी का 30 से 50% हिस्सा सिर्फ रेंट भरने में लगा देते हैं। और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि 60% इनफॉर्मल बस्तियां ऐसी जगहों पर बसी हैं जो फ्लड प्रोन है, यानी जहां बाढ़ आने का खतरा सबसे ज्यादा है। तो बेसिक सिक्योरिटी तो कुछ हुई ही नहीं। अब इसके पीछे ना सोर्स में वॉशिंगटन कंसेंसस का जिक्र है, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, उस बारे में आपका क्या आकलन है? देखिए, जब 90s के दशक के आसपास वॉशिंगटन कॉन्सेंसस के दबाव में आकर राज्य ने एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी बेसिक ज़रूरतों से अपने हाथ पीछे खींचना शुरू किया, तो क्या हुआ? सब कुछ मार्केट के हवाले कर दिया। अब हर चीज़ यूज़र फी मॉडल पर है। बिल्कुल, पैसा दो और सुविधा लो। वही तो। एक मजदूर जिसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसे अब पानी, दवाई और बच्चों की स्कूल की फीस प्राइवेट मार्केट रेट्स पर देनी पड़ती है। आरबीआई का 2025 का बुलेटिन क्लियर बताता है कि इन लोगों के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये बैंक से लोन नहीं ले सकते। तो फिर मजबूरन लोकल साहूकारों के पास जाना पड़ता है। हाँ, और उनके भारी ब्याज वाले कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं, तो क्या हम इस चमकीले लेबल के पीछे दरअसल एक मजदूरों के शोषण का यानी एक्सप्लॉयटेशन का मॉडल नहीं खड़ा कर रहे? यही तो इस पूरी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ हम रियल एस्टेट और लैंड प्राइवेटाइजेशन का बूम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ यही सिस्टम उन लोगों को कर्ज के जाल में ढकेल रहा है जो इन्हीं बिल्डिंग्स को बना रहे हैं। बिल्कुल। जब पब्लिक लैंड को प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो गरीब लोगों को शहर के किनारों पर धकेल दिया जाता है। और इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का समाधान सिर्फ चैरिटी या 2-4 स्कीम से नहीं आएगा। तो फिर इसका क्या समाधान दिया गया है? सोर्स में केरला अर्बन कमीशन का एग्जाम्पल दिया गया है। उन्होंने एक नया मॉडल पेश किया है। उन्होंने वर्कर्स काउंसिल के जरिए मजदूरों को अर्बन गवर्नेंस का हिस्सा बनाया है। अच्छा, यानी मजदूरों का सीधा प्रशासन में दाखिल होना। हाँ, इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक शहर की प्लानिंग में इन इनफॉर्मल वर्कर्स की खुद की भागीदारी नहीं होगी, जब तक उन्हें पॉलिसी मेकिंग टेबल पर बैठने का हक नहीं मिलेगा,
तब तक ये एक्सप्लॉयटेशन चलता रहेगा। सही बात है, गवर्नेंस में आवाज होना ही सबसे बड़ा रास्ता है इससे निकलने का। लेकिन देखिए, जब सिस्टम फेल होता है या जब राइट्स छीने जाते हैं तो आम नागरिक किसकी तरफ देखता है? जाहिर है न्यायपालिका की तरफ, कोर्ट्स की तरफ। राइट। लेकिन क्या हो जब खुद न्यायपालिका के उच्च पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने का वक्त आए? और यही हमारा तीसरा आर्टिकल है। जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफे ने एक बहुत ही गहरा कानूनी और वैधानिक सवाल खड़ा कर दिया है। हाँ, ये इम्पीचमेंट से जुड़ा मुद्दा है ना। बिल्कुल। मुद्दा यह है कि अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ पार्लियामेंट द्वारा स्टैट्यूटरी जांच चल रही हो और वो जज बीच जांच में ही इस्तीफा दे दे, तो क्या वो जांच वहीं रोक दी जानी चाहिए? ये पहले भी हो चुका है हमारे यहाँ। हाँ, सोर्स में 2011 के 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहला, जस्टिस पीडी दिनाकरन का केस, जहां तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जांच कमेटी को भंग कर दिया था क्योंकि जज ने इस्तीफा दे दिया था। और दूसरा, जस्टिस सौमित्रा सेन का मामला। राइट। उन्होंने तो इम्पीचमेंट मोशन पर लोकसभा में वोटिंग होने से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया था। एग्जैक्टली। और अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने भी यही दुविधा खड़ी है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में कहूं, एक स्पोर्ट्स एनालॉजी ले लीजिए। अगर किसी खिलाड़ी को पता हो कि वो डोपिंग टेस्ट में फेल होने वाला है और वो टेस्ट का रिजल्ट आने से ठीक पहले टूर्नामेंट बीच में ही छोड़ दें, तो क्या उसका रिकॉर्ड क्लीन मान लिया जाएगा? वही तो सवाल है। अगर उसने पहले ही छोड़ दिया तो उसका पिछला रिकॉर्ड तो ऑफिशियली क्लीन ही रहा ना। पर ये उस पूरी जांच प्रक्रिया का अपमान नहीं है क्या? जांच सिर्फ सजा के लिए तो नहीं होती। आपका ये डोपिंग वाला एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। इस लूप होल को समझने के लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 124(5) और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के मैकेनिज्म को देखना होगा। तो इसमें रूल क्या कहता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1991 और 1992 के फैसलों में बहुत क्लियरली समझाया था। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के 2 अलग-अलग हिस्से हैं। पहला है इन्वेस्टिगेशन, यानी तथ्यों को खंगालना। ये एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है रिमूवल, यानी जांच रिपोर्ट आने के बाद जज को पद से हटाना। ये एक प्योरली पॉलिटिकल फैसला है जो पार्लियामेंट करती है। तो कोर्ट ने क्लियर किया कि इन्वेस्टिगेशन और रिमूवल दोनों अलग हैं। ओह, मतलब जब कोई जज इस्तीफा देता है तो सिर्फ रिमूवल वाली जरूरत खत्म होती है क्योंकि वो अब पद पर है ही नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक जाए, ऐसा तो कानून नहीं कहता। बिल्कुल नहीं कहता। और यहीं पर विधिवेत्ता जी मोहन गोपाल का तर्क सामने आता है। उनका कहना है कि अगर जांच रोकी जाती है तो ये एक अब्सर्ड सिचुएशन पैदा करती है। अब्सर्ड कैसे? आप खुद सोचिए, कोई भी जज अपने खिलाफ जांच आने से पहले शांति से इस्तीफा दे देगा। उसका रिकॉर्ड ऑफिशियली दाग रहित रहेगा, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते रहेंगे और उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे हुए थे वो पार्लियामेंट के किसी रिकॉर्ड रूम में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। ये तो सच में बहुत खतरनाक लीगल एस्केप रूट हो गया, एक तरह से पनिशमेंट से बचने का रास्ता। सोर्स में रूल 8 का भी जिक्र है ना? हाँ, जजेस इंक्वायरी रूल्स 1969 का रूल 8 साफ तौर पर इजाजत देता है कि अगर जज सामने आकर अपना पक्ष नहीं भी रख रहा है या पद पर नहीं है तो भी कमेटी को अपनी जांच एक्स पार्टे यानी उसकी गैर मौजूदगी में जारी रखनी चाहिए। तो फिर क्यों 2011 की उस गलत प्रैक्टिस को दोहराने की बात हो रही है जब रूल क्लियर है? इसको ही इंस्टीट्यूशनल मेमोरी फेलियर कहते हैं। जांच का मकसद सिर्फ पद से हटाना नहीं होता, सच्चाई को परमानेंटली रिकॉर्ड करना होता है ताकि उस जज द्वारा दिए गए पुराने जजमेंट्स की वैलिडिटी और सिस्टम की इंटेग्रिटी पर जो धब्बा लगा है उसकी सच्चाई पब्लिक के सामने आ सके। बिल्कुल सही। अगर सिस्टम खुद इस तरह से इस्तीफे के पीछे छुप जाएगा तो आम आदमी का तो न्यायपालिका से भरोसा ही उड़ जाएगा ना। खैर, अब जमीन और कानून के इन लूप होल से थोड़ा ऊपर उड़ते हैं, सीधे अंतरिक्ष की तरफ। चौथा आर्टिकल। हाँ, पृथ्वी पर तो कानून और जवाबदेही में इतनी सारी खामियां हैं, लेकिन अब यही सुपर पावर देश इन्हीं खामियों और नियमों को अंतरिक्ष और चंद्रमा पर लागू करने की होड़ में लगे हुए हैं। और यहाँ जियोपॉलिटिक्स का बड़ा अहम रोल है। बहुत बड़ा। हाल ही में नासा के आर्टेमिस 2 मिशन ने चंद्रमा से हमारी पृथ्वी की एक तस्वीर खींची थी जिसे अर्थसेट कहा गया। बहुत खूबसूरत तस्वीर थी, लेकिन सोर्स दोनों चीजों को कंट्रास्ट करता है। एक तरफ स्पेस में मानवता का नेता बनने की कोशिश और दूसरी तरफ जमीन पर उनकी एक्शंस। राइट। सोर्स में उनकी जियोपॉलिटिक्स का आलोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। हाँ, हम निष्पक्ष होकर अगर आंकड़े देखें जो सोर्स ने दिए हैं तो उसमें अमेरिका की जियोपॉलिटिकल एक्शंस की तुलना उसके स्पेस मिशन से की गई है।
जैसे ईरान पर हमले, गाजा में चल रहा सैन्य अभियान जिसकी आईसीजे और आईसीसी जांच कर रही हैं, और यूएस में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में 6 लाख वेनेजुएला के प्रवासियों का बिना ड्यू प्रोसेस के डिपोर्टेशन। तो बेसिकली सोर्स ये कहना चाह रहा है कि जमीन पर इनकी पॉलिसीज यूनिलैटरल और अग्रेसिव हैं। एग्जैक्टली। तो आम नागरिक क्या सोचेगा? जो देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धरती पर इस तरह अनदेखी कर रहा है, वो चंद्रमा पर स्पेस रूल्स बनाते वक्त कितना फेयर होगा? ये हिपोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और स्पेस कानून में इसका डायरेक्ट असर दिख रहा है। आप देखिए, 2015 में अमेरिका ने कानून पास किया जो उनके नागरिकों को चंद्रमा के रिसोर्सेज निकालने और उन्हें बेचने की पूरी छूट देता है। वेट, चंद्रमा किसी एक देश की प्रॉपर्टी कब से हो गया? वही तो पॉइंट है। इसके बाद वो आर्टेमिस अकॉर्ड्स लेकर आए। अब इस अकॉर्ड के तहत एक नियम बनाया गया है चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर सेफ्टी जोन्स बनाने का। साउथ पोल ही क्यों? वहां ऐसा क्या खास है? क्योंकि वहां क्रेटर्स में बर्फ मौजूद है और उस बर्फ को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाया जा सकता है जो आगे डीप स्पेस ट्रैवल के लिए रॉकेट फ्यूल का काम करेगा। तो आर्टेमिस अकॉर्ड कहता है कि जब कोई देश वहां माइनिंग करेगा तो वो अपने आसपास एक सेफ्टी जोन बना सकता है ताकि दूसरे मिशन उसमें दखल ना दें। लेकिन ये तो सीधा सीधा कब्जा हो गया ना? लीगल टर्म्स में तो ये एक तरह का एक्सक्लूजन जोन बन जाएगा। मतलब वहां कोई और आ ही नहीं सकता। ये तो अंतरिक्ष में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली स्थिति हो गई। जो पहले रॉकेट भेजेगा वो उस क्रेटर पर तंबू गाड़ लेगा और बाकी दुनिया बस देखती रह जाएगी। एग्जैक्ट, यही मैकेनिज्म वहां प्ले आउट हो रहा है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस मोनोपोलाइजेशन को रोकने के लिए जो 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी थी, उसे कंप्लीटली दरकिनार किया जा रहा है। उस ट्रीटी में साफ लिखा था कि आउटर स्पेस पूरी मानवता का है, किसी एक देश का नहीं। सोर्स ने इसको WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भी कंपेयर किया है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे अमेरिका ने WTO की अपीलेट बॉडी में नए जजेस की नियुक्ति रोककर उस पूरी संस्था को डिसफंक्शनल बना दिया ताकि उन पर इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स लागू ना हो सके, वैसा ही कुछ अंतरिक्ष में हो रहा है। तो इसका समाधान क्या है? चांद पर मोनोपोलीज कैसे रोकी जाएं? इसका समाधान है 1979 का मून अग्रीमेंट। जरूरत इस बात की है कि अमेरिका और चाइना की इन एक तरफा नीतियों के बजाय यूनाइटेड नेशंस के तहत एक मल्टीलैटरल यानी बहुपक्षीय ढांचा तैयार किया जाए, वरना अंतरिक्ष भी धरती की तरह बंट जाएगा। बिल्कुल सही। तो चलिए इस पूरी चर्चा को थोड़ा सिंथेसाइज करते हैं। आज हमने 4 अलग-अलग मुद्दे देखे, चाहे वो भारत की ऊर्जा नीतियां और CBG का मामला हो, शहरों में इनफॉर्मर वर्कर्स के आवास और अधिकार हों, जांच से भागते जहाज़ों की जवाबदेही हो, या फिर चंद्रमा पर प्रॉपर्टी राइट्स। इन सब में एक कॉमन कनेक्टिंग थ्रेड दिखता है। हाँ, और वो क्या है आपकी नज़र में? वो ये है कि नीतियां और विजन तो हर जगह हैं, पर एग्जीक्यूशन और उस सिस्टम को चलाने वालों की नीयत और उनका निष्पक्ष ढांचा ही किसी भी पॉलिसी की सफलता या विफलता तय करता है। सही बात है। एग्जीक्यूशन और ट्रांसपेरेंसी का गैप ही सारी समस्या की जड़ है। हर जगह मोनोपोलीज और पावर का खेल चल रहा है। तो इस डीप डाइव के आखिर में मैं आज सबके लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ, एक ऐसी चीज जिस पर शांति से बैठकर सोचा जाना चाहिए। जरूर। सोचकर देखिए, हम इंसान आज चांद और मंगल पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं, पर क्या हम अपने साथ पृथ्वी की वही पुरानी गलतियां, असमानताएं और कानूनी खामियां भी वहां लेकर जा रहे हैं? अगर कल को चांद के पानी और ईंधन पर किसी एक देश का कब्जा हो गया, तो क्या भविष्य का वो विशाल अंतरिक्ष भी हमारी इस छोटी सी पृथ्वी की तरह बॉर्डर लाइंस में बटा हुआ नहीं होगा? ये बहुत ही गहरा और चिंताजनक सवाल है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस डीप डाइव को हम यहीं खत्म करते हैं। नए विश्लेषण और नए तथ्यों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।